सुप्रभात छात्रों। आज हम हड़वानिया के प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। हमने इससे पहले हड़वानिया की बाह्य संरचना, उसके पाचन तंत्र, उसके श्वसन तंत्र, उसके तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ग्राही तंत्र आदि तंत्रों के बारे में पढ़ा। अब अंतिम आता है इसका प्रजनन तंत्र। इस पे शॉर्ट नोट भी आता है और एक प्रश्न हड़वानिया में प्रतिगामी कायंत्रण के बारे में भी पूछा जाता है कि हड़वानिया में प्रतिगामी कायंत्रण क्या होता है, समझाइए। लघु टिप्पणी भी आती है और 4 नंबर का पूरा फुल क्वेश्चन भी आता है। तो पहले हम प्रजनन तंत्र के बारे में लेंगे और उसके बाद में हम हड़वानिया के प्रतिगामी कायंत्रण के बारे में भी पढ़ेंगे। हड़वानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली बात, हड़वानिया हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी कि उभयलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। नर और मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, अतः नर और मादा हड़वानिया ऐसी कोई अलग चीज नहीं होती है। हड़वानिया के अंदर वृषण अंडाशय से पहले विकसित होते हैं, अतः इस अवस्था को प्रोटोगाइनस कहते हैं। अंडाशय वृषण से पहले विकसित होते हैं, इस अवस्था को प्रोटोगाइनस कहते हैं। और जब वृषण अंडाशय से पहले विकसित होते हैं तो उस अवस्था को प्रोट्रैंडस कहते हैं। तो जंतु जगत में ये 2 ही अवस्थाएं पाई जाती है, या तो हम पुम पूर्वता कहते हैं जब नर जननांग पहले विकसित हो, और दूसरी अवस्था कहलाती है प्रोटोगाइनस जब मादा जननांग पहले विकसित हो। इस प्रकार हड़वानिया के अंदर जो मादा जननांग अंडाशय होते हैं वो वृषण से पहले विकसित होते हैं। वृषण 2 प्रकार के होते हैं, बाईं तरफ लेफ्ट साइड के अंदर आंतरिक पास के अंदर, और दूसरी तरफ पेरिकार्डियम के ऊपर जस्ट राइट साइड के अंदर जो पाश होता है उसके, तो लेफ्ट और राइट साइड में 2 गोनाड पाए जाते हैं। यदि हम गोनाड की संरचना देखें तो ये द्विपाली युक्त होता है, इसके मध्य में एक अक्ष पाया जाता है और इस अक्ष से लगभग 10 से 25 अंडाकार पालियां निकली रहती है जो 2 पंक्तियों में पैरेलल पाई जाती है। इन गोनाड्स को हम बोलचाल की भाषा में ओवोटेस्टिस कहते हैं। ओवोटेस्टिस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ओवरी और टेस्टिस एक ही संरचना में दोनों संरचनाएं पाई जाती है। जैसे ये संरचनाएं गोलाकार, तो इसके अंदर एक भाग अंडाशय है और दूसरा भाग टेस्टिस वृषण है, इसलिए सम्मिलित रूप से इसको हम ओवोटेस्टिस कहते हैं। यदि हम इस ओवोटेस्टिस की विस्तृत संरचना देखें तो आप देखिए इस संरचना में ये आपको बीचों बीच ये केंद्रीय अक्ष दिख रहा है। केंद्रीय अक्ष के दोनों तरफ ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में ये संरचनाएं दिख रही है, ये ओवोटेस्टिस है। इन सब के बीच में एक मध्य में बड़ी आकार की पाली दिखती है, इसको मध्य पाली कहते हैं, मीडियल लोब कहते हैं। अब इसकी एक और विशेषता होती है कि ये जो ओवोटेस्टिस होता है इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक इनर जॉन कहलाता है, एक आउटर जॉन कहलाता है। अब आउटर जॉन होता है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर जॉन को मेडुला बोलते हैं। तो इस ओवोटेस्टिस का बाहरी जो वल्कुट भाग होता है उसमें टेस्टिस विकसित होती है और इसका भीतरी भाग जो मेडुला होता है उसमें अंडाशय विकसित होते हैं। एक ही संरचना में भीतर और बाहर अंडाशय और ये जैसे आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है तो ये टेस्टिस कहलाती है, भीतरी पार्ट ये मेडुला है तो ये आपके ओवरी होती है। अब ये जो अंडाशय और ओवरीज होती हैं वो दोनों अपने अपने शुक्राणुओं और अंडाणुओं को यहाँ से ले जाने के लिए भीतर एक नलिका बनाती है, उनको ओवरियन ट्यूब्यूल्स और टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स या कहते हैं।
तो ये सब मिलकर एक मीडियन डक्ट बनाती है। ये देखिए, ये एक बन रही है और एक बाहर की तरफ बन रही है। एक जिस स्थान पे जाके खुलती है अंडों को ले जाने वाली, ये छिद्र ओविडक्ट कहलाता है। और जो स्पर्म को ले जाके खोलती है, इसको स्पर्मेटिक डक्ट बोलते हैं। तो ये अपर्चर्स अंडाशय और स्पर्म्स को खोलने वाले स्थान यहाँ देखिए चित्र में आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पाया जाता है। स्पर्मिडकल अपर्चर स्पर्म्स को लाने वाले, और सबसे ऊपर ओविडकल अपर्चर जहाँ ओवा आकर खुलते हैं। इस प्रकार ये जो अंडाशय और ओवरी ओवा टेस्टिस होते हैं, उनकी संरचना इस प्रकार है। तो ये टीएस काट अपने को दिख रही है। इस टीएस काट में आप देख रहे हैं कि ओविडक्ट जो होती है उसके भीतर सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। ठीक इसी प्रकार स्पर्मेडिकल फनल होती है, उसके भीतर भी सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। सीलिएटेड एपिथेलियम की ये जो सीलिया होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है, तो ये स्पर्म और ओव्यूम आगे की तरफ गति करते हैं। आउटर और इनर जॉन्स होते हैं। स्पर्म्स होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। ये आपको चित्र में जैसे नज़र आ रहे हैं। स्पर्म का जो ऊपरी भाग होता है ये एक्रोसोम कहलाता है, बीच में इसका हेड कहलाता है, फिर उसके बाद में छोटा सा इसमें नेक पाया जाता है और अंत में इसमें टेल पाई जाती है। 3 प्रकार के स्पर्म इसके अंदर मिलते हैं, इसलिए बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है स्पर्म्स के अंदर। बहुमॉर्फिज्म में पहला प्रकार का स्पर्म वो स्पर्म कहलाता है जिसमें कि एक्रोसोम सबसे आगे का भाग होता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम ओव्यूम को भेदने में सहायक होता है, क्योंकि एक्रोसोम के द्वारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्राव किया जाता है, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ओव्यूम के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको गलाने का काम करती है और स्पर्म अंदर पेनिट्रेट करके चला जाता है। तो पहले प्रकार का स्पर्म में एक्रोसोम छोटा होता है, उसके बाद में हेड और नेक टेल है। तो जिसके छोटा एक्रोसोम पाया जाता है वो पहला प्रकार का। उसके बाद दूसरा स्पर्म इस प्रकार का होता है जिसमें हेड और एक्रोसोम दोनों बराबर होते हैं, ये दूसरे प्रकार का स्पर्म कहलाता है। और तीसरा प्रकार के अंदर एक्रोसोम बहुत बड़ी संरचना के रूप में है, बड़ी संरचना है, फिर हेड ये छोटा है, तो ये तीसरे प्रकार का शुक्राणु होता है। तो अतः ये संरचनात्मक रूप से 3 प्रकार के शुक्राणु हडवानिया में पाए जाते हैं। अब यदि हम ओव्यूम की स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सबसे अंदर की तरफ न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस स्थित होता है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर की तरफ ये योक भरा रहता है। योक के बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको हम विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाती है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जा रही है। भीतर ये जो भरा हुआ है ये योक भरा हुआ है। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर ये बीच में जो स्पेस पाया जाता है, कॉरियन मेम्ब्रेन पाई जाती है। कॉरियन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है इसको पेरीविटेलाइन फ्लूइड कहते हैं। फिर उसके बाद में ये भीतर की तरफ इनर कॉरियनिक फ्लूइड पाया जाता है, और सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर पाई जाती है इसको आउटर कॉरियन कहते हैं। आउटर और इनर कॉरियन पाई जाती है, और यह इसके ऊपर जो सेल्स पाई जाती है ये फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकल सेल्स कहलाती है। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है आउटर और इनर के बीच में, ये पोषण का काम भी करती है। जो विकासशील भ्रूण होता है उसमें पोषण का काम करती है। इस प्रकार हडवानिया के अंदर ये ओव्यूम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये हडवानिया के अंदर पॉलीमॉर्फिक स्पर्म हुए। ये एक ओवोटेस्टिस की स्ट्रक्चर है जिसमें ओविडकल फनल और स्पर्मिडकल डक्ट के अंदर स्पर्म और ओवा पाए जाते हैं, और ये स्पर्म और ओवा अंत में ये जो गोनाड होते हैं उनके द्वारा बाहर जल में त्याग दिए जाते हैं, जहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है, जायगोट बनता है,
उसके बाद में एक लार्वा बनता है जिसे हम एसिडियन टेडपोल कहते हैं। हर्डमानिया में जो लार्वा होता है वो वयस्क की अपेक्षाकृत कॉर्डेट लक्षणों में अधिक विकसित होता है और फिर इस एसिडियन टेडपोल का परिवर्तन होता है, कायांतरण होता है और कायांतरण के बाद में एक वयस्क हर्डमानिया के निर्माण होता है जो कि सेडेंटरी होता है। हर्डमानिया में एक टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा किस तरीके से वयस्क में रूपांतरित होता है उसको हम आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे, जिसे हम प्रतिगामी कायांतरण हेडिंग से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।